लोग कहते हैं कि एक शेर बाघों के झुंड पर भारी पड़ता है। उसके बड़े बड़े बालों को देखकर ही लगता है कि वो कितना खूंखार है, जबकि बाघ के शरीर पर धारियां होती हैं, जिससे वो कमजोर लगता है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि बाघ ही जंगल का असली राजा है, मेरा एक चिड़ियाघर में बाघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। मैं कर्मचारियों द्वारा फेंके गए खाने के ढेर को देखता तक नहीं, बल्कि हर दिन जल्दी उठकर कसरत करता हूँ। मैं लगातार वजन कम करने की कसरत कर रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने पहले दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ था और अब गहरे समुद्र और घने जंगल के जीव एक एक करके भयानक दैत्यों में बदल जाएंगे। मेरे पिछले जन्म में चिड़ियाघर में राजा स्तर के 2 दैत्य सामने आए थे। एक शेर जिसने एक जादुई पत्थर निगल लिया था और वो आसमानी दानव शेर राजा बन गया था, और वो छोटी टांगों वाली छिपकली एक अजीब जादुई फल निगलने के बाद नीला आसमानी ड्रैगन राजा बन गई थी। दूसरे जानवरों को बदलने का मौका मिलने से पहले ही वे उनका खाना बन गए। अगर इस जगह से जिंदा बचना है तो उनसे पहले वार करना होगा, इसलिए उनके बदलने से पहले ही मुझे उन्हें मारना होगा। आखिरकार जानवरों का असली राजा तो मैं हूँ। ये आसमानी दानव शेर राजा और नीला आसमानी ड्रैगन राजा बदलने से पहले कुछ भी नहीं थे। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिड़ियाघर का खाना बहुत अच्छा है और मैं बाघों के झुंड में सबसे मोटा हूँ। बदलाव के विस्फोट में अब बस 3 दिन बचे हैं। आज से मुझे वजन कम करना ही होगा, इसलिए मैंने बाघ की गुफा में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही चक्कर लगाने के बाद मेरी सांस फूलने लगी। मैं एक बाघ होकर भी इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? मैं बस थोड़ी देर आराम करने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक जानलेवा ऊर्जा का एक झोंका आया। सुनहरे बालों वाले शेर राजा कारा ने एक दहाड़ मारी और उसकी भयानक आवाज से गाड़ियां इधर उधर बिखर गयी। एक तो सीधे पेड़ से जा टकराई। शेर वाले बाड़े का नर शेर पागल हो गया है और वो बाघों के इलाके में भी घुस आया है। ये बगल वाले बाड़े का शेर राजा कारा है। कुछ दिन पहले तक इसका वजन सिर्फ 250 किलो था, अब ये 300 किलो का हो गया है। इतना ही नहीं, उसके बाल भी बदल गए हैं और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे दिख रहे हैं। अरे वो देखो सुनहरा शेर राजा, जल्दी फोटो खींचो। अब और फोटो मत खींचो। लेकिन किसी ने भी सलाह नहीं मानी। हर कोई व्यूज पाने के लिए वीडियो बनाने लगा। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी तरफ मेरी और कारा की नजरें मिली। मैंने महसूस किया कि उसने मेरे शरीर की खून और मांस की गंध को निशाना बना लिया है और माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। मैं भी तैयार था, लेकिन अगले ही पल कारा अचानक मुड़ा और टूरिस्ट गाड़ी की तरफ दौड़ा। एक ही पंजे से उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, जिससे सुरक्षा बैरियर भी अंदर धंस गया। बचाओ, फोटो खींच रही लड़की लीले चिल्लाई, जल्दी भागो। उसने एक काली एसयूवी की तरफ इशारा किया। कारा की आंखें खून की तरह लाल हो गयी और उसने तुरंत टूरिस्ट गाड़ी को छोड़ दिया और दांत दिखाते हुए क्रूरता से हंसा, जैसे उसे कोई बेहतर शिकार मिल गया हो। वो सीधे एसयूवी की तरफ लपका। शुक्र है मैं बहुत चालाक हूँ। उस लड़की ने राहत की सांस ली। उसके बगल में खड़े लड़के का चेहरा उतर गया। मुसीबत को वाकई दूसरों पर डाल दिया। वो परिवार तो अब गया। एसयूवी के अंदर छोटी बच्ची के पिता ने कांपते हाथों से गाड़ी चालू की, लेकिन कई बार कोशिश करने पर भी वो बंद हो गई। पूरा परिवार डर से पीला पड़ गया था, जबकि शेर राजा ने एक ही पंजे में गाड़ी का दरवाजा पिचका दिया। उसने एक पंजा मारा और पूरा दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरा। पिता और बेटी सीधे उसके नुकीले पंजों के नीचे आ गए। उनके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। मैं जानता था कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। मैं तुरंत दहाड़ा, बाहर की ओर भागा और सीधे कारा से जा टकराया। मैं और शेर राजा दोनों जमीन पर लुढ़क गए। मैं तुरंत उठा और पंजा मारकर उसकी एक आंख फोड़ दी। कारा ने भी मौके का फायदा उठाकर मेरे गले पर पंजा मार दिया। हम दोनों पागलों की तरह एक दूसरे से भिड़ गए और खून खराबे वाली लड़ाई लड़ने लगे। गाड़ी के अंदर छोटी बच्ची मेरे लिए जोर जोर से चिल्लाकर मेरा हौसला बढ़ा रही थी। ये देखकर मेरे अंदर का खून खौल उठा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, 3 राउंड में इसे खत्म करना होगा, वरना इस मोटे शरीर के साथ मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। अचानक मैंने देखा कि उसके शरीर पर जो घाव पहले से था वो भरने लगा है। ये बंदा हैकिंग कर रहा है क्या? नहीं, अब और हिचकिचाना नहीं है। मारो। मैं तुरंत उस पर झपट पड़ा और सीधे उसकी बची हुई आंख पर निशाना साधा। ये देखकर उसने तुरंत दहाड़ते हुए पलटवार किया। उस भयानक आवाज की लहर ने मुझे तुरंत दूर फेंक दिया। अपना सिर ऊपर उठाकर एक बार दहाड़ने के बाद वो मुड़कर भाग गया। मैं हाँफ रहा था, इसलिए मैंने उसका पीछा नहीं किया। मुझे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड जल्द ही उसे संभाल लेंगे, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में बदले की भावना और अजीब सी होशियारी देखी तो मैं चौंक गया। ये बंदा नॉर्मल नहीं है, लेकिन मेरा तो एक बाघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तो क्या मैं तुझसे डरूंगा? अगर दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तेरा कीमा बना दूंगा। यह मोटा बाघ सच में बहुत कायल है, हमेशा आंखें ही नोचता है। अगर यह बाघ न होता तो वो परिवार पक्का मर गया होता। फिर भी तुम हो कि मुसीबत को दावत देकर अब उसे ही उल्टा काट रहे हो। उस लड़के ने चुपचाप रिकॉर्डिंग शुरू की और तुरंत वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उस छोटी लड़की ने बाहर झांककर जोर से आवाज लगाई, बड़े बाघ, क्या आपको चोट लगी है? मैंने सिर घुमाकर उस बच्ची को देखकर मुस्कुराया। जी, होस्ट को बधाई, आपको एक सच्चा फैन मिल गया है। अपराजय भाग्य सिस्टम शुरू हो रहा है। क्या आप नए खिलाड़ी का गिफ्ट पैक लेना चाहते हैं? एक्टिवेशन की शर्त, एक सच्चा फैन। होस्ट, आपका स्वागत है। अपराजय भाग्य सिस्टम आपकी सेवा में हाजिर है। आखिर मेरे पास भी एक सिस्टम आ ही गया। मैंने तुरंत नए खिलाड़ी का गिफ्ट पैक लेने। बधाई हो, आपको सफेद बाघ के रक्तसार की एक बूंद मिली है। इसे इन्वेंट्री में सेव कर लिया गया है। जांच करने पर पता चला कि मेजबान की शक्ति अपर्याप्त है, इसलिए इसे अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है। अरे यार, एक चीज दी तो है, लेकिन मैं उसका अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता।
जल्दी करो और कुछ ज्यादा काम की चीज दो। इनाम पाने के लिए किस्मत जमा करे। अभी आप एक बार ब्लैक आयरन चेस्ट स्पिन कर सकते हैं। जमा करने का तरीका, पक्के फैन को 100 किस्मत पॉइंट मिलते हैं और सच्ची तारीफ से भी। तो ये बात है, ये सिस्टम चाहता है कि मैं चेस्ट और इनामों के लिए किस्मत जमा करूं। वो पक्की फैन जरूर अभी वाली छोटी बच्ची होगी, है ना? जू शाओमेन, मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया। बाद में मुझे उसे ठीक से शुक्रिया कहना ही होगा। 500 ग्राम स्नैक्स मिले, इन्वेंट्री में सेव कर लिए गए। जियांग फैंग ने उत्साह से 50 ग्राम लिए और तुरंत ही उसे अपने पूरे शरीर में एक डर एहसास फैला हुआ महसूस हुआ। घाव भरने लगे, हड्डियां भी मजबूत हो गयी। जियांग फैंग ने तुरंत सब कुछ लेने के लिए क्लिक किया। अगले ही पल उसके पेट में ढेर सारे स्नैक्स भर गए। गर्मी का एहसास 9 गुना बढ़ गया। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। सच में लेटे लेटे भी ताकतवर बना जा सकता है। मजा आ गया। कुछ मिनट बाद बचाव गाड़ी आ गई। सुरक्षा कप्तान लियू मिंग ने अपनी बंदूक सीधे मुझ पर तान दी। हिलना मत, इसने अभी अभी लोगों को बचाया है। अंकल, इसी ने शेर को भगाया और हमें बचाया। मुझे चुपचाप खड़ा देखकर सुरक्षा गार्ड चिंतित और हिचकिचा रहे थे। आखिरकार उन्होंने पहले मुझे बेहोश करने का फैसला किया और फिर डॉक्टर से जांच करवाने का। सुई सीधे मेरे कूल्हे में चुभ गई। मैंने बेहोश होने का नाटक किया और मुझे उठाकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। सुरक्षा कप्तान लियू मिंग ने मुझे हैरानी से देखा। वह बहुत उत्सुक था कि अभी अभी वाला शेर इतना खूंखार क्यों था कि बेहोश करने वाली बंदूक भी उस पर बेअसर थी। लेकिन ये बाघ उसे कैसे हरा सका? क्या शेर सम्राट बेहोशी की दवा से भी नहीं डरता? और मेरी देखभाल करने वाली लियो आंची भी मेरे पास खड़ी मुझे एम्बुलेंस में ले जाते हुए देख रही थी। पांडा आज सच में बहुत खूंखार है। क्यों न इसे एक बड़ी दावत दी जाए? लेकिन सिर्फ पांडा ही नहीं, दूसरे बाघों को भी बीफ खाना है। उफ, मेरा बटुआ फिर से खाली होने वाला है। क्या मुझे कुछ और पैसे कमाने के लिए कोई काम ढूंढ लेना चाहिए? लियो आंची ने आह भरी और अचानक उसे याद आया कि कैसे उसके पिता उसे हर महीने जेब खर्च के लिए 35 करोड़ देते थे। फिर भी वह काफी नहीं होता था। या फिर थोड़ी और कमाई के लिए लाइव स्ट्रीम करूं? सुना है कि सच में किसी को शेर ने काट कर मार डाला। हॉट सर्च में नंबर 1 देखो, वो चिंगशान चिड़ियाघर है। इस मामले में चिड़ियाघर को जिम्मेदार होना चाहिए, है न? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस शेर के बाल सुनहरे रंग के हैं। क्या सच में कोई म्यूटेशन हुआ है? ये तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। वीडियो तेजी से इंटरनेट पर फैल गया और लोगों में तुरंत हंगामा मच गया। देखते ही देखते पूरे देश को इस बारे में पता चल गया। शाओजुन, तुम्हें क्या लगता है कि हमें शेर सम्राट कारा के साथ क्या करना चाहिए? वह एक विकसित जानवर के रूप में जाग चुका है। बहुत खूंखार है। जागते ही उसने लोगों को घायल कर दिया। इसे जल्द से जल्द गोली मार देनी चाहिए। तो फिर बाघ राजा पांडा का क्या? उसकी देखभाल करने वाली लियो आंची उसे नियंत्रित कर सकती है। वह एक अच्छा बाघ है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वह विकसित हुआ है या नहीं। शायद अभी तक नहीं, सिवाय इसके कि उसका शरीर थोड़ा बड़ा है। वह एक आम बाघ से ज्यादा अलग नहीं है। तुम चिंगशान चिड़ियाघर जाओ और कारा को गोली मार दो। अभी के लिए बाघ राजा पांडा को कुछ मत करना। उस पर कड़ी नजर रखो। जैसे ही वह विकसित हो तुरंत रिपोर्ट करो। जी। सबके जाने के बाद लीडर ने कुछ और तस्वीरें खोली। ये दूसरे इलाकों में म्यूटेंट जानवरों के फैलने का वीडियो था। 20 मीटर लंबा एक विशाल अजगर भैंसों के पूरे झुंड को जकड़कर मार रहा था और एक पहाड़ी चांदी जैसे भेड़िए ने घाटी के बीच में एक हेलीकॉप्टर को पटक दिया था। इस दुनिया के म्यूटेशन उन्हें चिंता में डाल रहे थे। ये तो गोलियों से भी बच सकता है। भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। भविष्य में पता नहीं ऐसी और कितनी चीजें सामने आएंगी। लगता है मुझे उस लियो परिवार की लड़की से संपर्क करना होगा। उसका पाला हुआ बाघ बिना जागे ही एक म्यूटेंट विकसित जानवर को हरा सकता है। उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अगली सुबह लियो आंची एक पिकअप ट्रक चलाकर बाघों के बाड़े में पहले से कटा हुआ बीफ लेकर आई। आज मेरा वजन 20 ग्राम और कम हो गया, इसलिए मैं तुरंत बाहर भागा। मैं हर दिन सिर्फ बीफ के इस टुकड़े के लिए तरसता हूँ। लियो आंची लाइव स्ट्रीम करते हुए हम लोगों को खाना खिला रही थी। उसने मेरा सिर सहलाया और कहा कि डोनेशन से मिले सारे पैसे महान हीरो पांडा को पालने में इस्तेमाल होंगे। क्योंकि कल का वीडियो बहुत हिट हो गया था, इसलिए आज की पहली लाइव स्ट्रीम देखने बहुत सारे लोग आए। और उसकी सबसे अच्छी दोस्त यूथॉन अपने लग्जरी अपार्टमेंट में फोन हाथ में लिए पागलों की तरह डोनेट कर रही थी। वह भी एक असली अमीर घराने की लड़की है। होस्ट चियांग फंग, स्तर चरम हिंसक जानवर, पक्के फैन 3 लोग, लियो आंची, यूथॉन। सच्ची तारीफें 786, लॉटरी ड्रॉ की संख्या 9, ब्लैक आयरन चेस्ट, इन्वेंटरी, व्हाइट टाइगर के खून के सार की एक बूंद। ये लाइव स्ट्रीम तो सच में बहुत फायदेमंद है। मुझे उससे और ज्यादा लाइव करवाना होगा। ठीक, भाग लेने के लिए धन्यवाद। ठीक, 500 ग्राम स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के लिए बधाई। ठीक, 1.5 किलोग्राम स्पिरिट स्टोन, कुछ झू गुओ फल, 1 गुई युआन गोली, कई किलो युआन तिएशी। जियांग फैंग खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत गुई युआन डेन ली और उसे निगल लिया। अचानक एक गर्म ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पूरे शरीर में बहुत आराम महसूस हुआ और पलक झपकते ही उसकी ताकत दोगुनी हो गई। ठीक उसी समय लुआओ आंची के फोन पर लाइव रूम में लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यह 1,000, फिर 8,000 और फिर 20,000 लोगों तक पहुंच गई। सिस्टम का इंटरफेस फिर से चमक उठा। सच्ची तारीफों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई। जियांग फैंग अचानक सोचने लगा, क्या इस दासी के लाइव स्ट्रीम के दर्शक जब दिल भेजते हैं और लाइक करते हैं तो क्या सिस्टम को भी इसका पता चल जाता है? ये सिस्टम एक अपराजय किस्मत वाला सिस्टम है। जो कोई भी तारीफ करता है उसका पता लगाया जा सकता है।
बातचीत करने की सलाह दी जाती है ताकि किस्मत हासिल की जा सके। बातचीत करने की बात सुनकर जियान फैंग को तुरंत एक बहुत ही शरारती विचार आया। चलो मैं इन इंसानों के साथ थोड़ा खेलता हूँ और उन्हें डराकर उनकी जान निकाल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। उसी समय लाइव रूम हैरान कर देने वाले कमेंट्स से भर गया। ये बात तो हंसना भी जानता है। कमेंट्स से पूरी स्क्रीन भर गई। ठीक, बधाई हो मेजबान, आपने इंसानों के साथ बातचीत की है। 10 से ज्यादा पक्के फैन और आ गए। 10 ब्लैक आयरन चेस्ट को एक ब्रॉन्ज चेस्ट के लिए बदला जा सकता है। उसके बाद मैंने अपने सारे दांत दिखाते हुए जोर से हंसा। लाइव रूम में लोग फिर से कमेंट्स की बाढ़ ले आए और पूरा चैट बॉक्स एक बार फिर से भर गया। सभी लोग पागलों की तरह रॉकेट भेजने लगे। आखिरकार ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 80,000 तक पहुंच गई। गिफ्ट से मिले पैसे भी 5 लाख युआन से ज्यादा हो गए। लुआओ आंशी को उसका आधा हिस्सा मिला और चिड़ियाघर के डायरेक्टर ने तो सबसे ज्यादा डोनेट किया। वो तो नंबर 1 फैन बन गए और मैं जंगल लौट आया। अगले लकी ड्रॉ की तैयारी करने लगा। टीम शामिल होने के लिए धन्यवाद। और बस 10 ब्लैक आयरन चेस्ट गायब हो गए। सिस्टम, तुमने मेरे चेस्ट निगल लिए क्या? चेस्ट का ग्रेड जितना ऊंचा होता है चूकने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। तुमने पूछा ही नहीं। उसके बाद जियान फैंग ने लकी ड्रॉ जारी रखा। उसे कुछ किलो स्नैक्स और ढेर सारे स्पिरिट पैट्स मिले। जियान फैंग ने बड़ी मात्रा में स्नैक्स खाए और उसका शरीर तुरंत फटने वाला था। जबरदस्त ऊर्जा फूट पड़ी और भयानक दर्द के कारण वो वहीं बेहोश हो गया। आधी रात को जियान फैंग को होश आया। उसकी ताकत पहले चरण के विकसित जानवर तक पहुंच गई थी और उसकी लड़ने की क्षमता 3 गुना बढ़ गई थी। उसके शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया था, इसलिए इंसानों को शायद कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी ताकत को देखकर जियान फैंग को शक हुआ, अगर कारा भी सिर्फ पहले चरण पर है तो वो इतना कमजोर क्यों है? क्या उसका विकास अधूरा है? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाता। तभी शेरों के बाड़े से आध्यात्मिक ऊर्जा की हलचल महसूस हुई। उसी पल जियान फैंग को तुरंत एहसास हुआ कि वहाँ कोई खजाना है। वह उछलकर खड़ा हुआ और सीधे शेरों के बाड़े की ओर भागा। शेरों के बाड़े में शेरों का झुंड अचानक बेचैन हो गया। पूरा झुंड एक दूसरे को काटने और फाड़ने लगा। उसी समय सुरक्षाकर्मी लिन बिन को भी खबर मिली कि शेरों के बाड़े में दंगा हो गया है। वो तुरंत गाड़ी चलाकर शेरों के बाड़े की ओर गया। मैंने देखा कि शेरों के बाड़े का गेट खुल गया, तो मैंने सही मौके का फायदा उठाया और गश्ती गाड़ी के पीछे पीछे शेरों के बाड़े में घुस गया। गाड़ी के पीछे ऊंची ढलान पर चढ़ते हुए मैंने सोचा कि ये शेर आंखें कर क्या रहे हैं। मुझे मिलाकर बाघों के बाड़े में 32 वयस्क बाघ थे, जबकि शेरों के बाड़े में 70 से 80 शेर थे। संख्या में बहुत ज्यादा अंतर था। अगर उन्होंने घेर लिया तो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अब मैं पहले चरण का विकसित जानवर हूँ, जाहिर है मैं उनसे नहीं डरता। जियान फैंग ने कुछ 100 मीटर दूर एक काला पत्थर देखा, जिसके लिए कुछ अजीब नर शेर अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ज्यादातर इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि कारा यहाँ नहीं था, इसलिए वे दूसरे नर शेर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन पत्थरों के लिए लड़ना शुरू कर दिया जिन पर उन्हें खजाना होने का शक था। अब मैं सिर्फ चुपचाप इंतजार कर सकता हूँ। इंसानों के जाने का इंतजार करता हूँ, फिर मैं वह सब खोद कर ले जाऊंगा। लेकिन ठीक उसी पल मेरी आंखें सिकुड़ गई। मैंने देखा कि एक आंख वाला शेरों का राजा कारा वापस आ गया था और वह शान से सबके सामने आया था। वह शेरों के इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उसका पूरा शरीर जानलेवा इरादे से भरा था और वह खून से लथपथ था। कारा, लगता है तू जीने से ऊब गया है। जब वापस आ ही गया है तो अपनी जान यही छोड़कर जा। कारा उस नकली पहाड़ से नीचे उतरा। उसके चारों ओर एक डरावनी हवा थी और वह गाड़ी में बैठे लोगों को घूर रहा था। आगे की सीट पर बैठा लिन बिन और गाड़ी चला रहा झांग हुआन दोनों डर के मारे एक ठंडी सांस खींचकर रह गए। लिन बिन ने जल्दी से वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, कारा वापस आ गया है और तो और वह पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। ऑफिस में बैठे डायरेक्टर यह सुनकर चौंक गए। कारा की रफ्तार उस गश्ती गाड़ी से कहीं ज्यादा थी जो अभी अभी चली थी। वह उछलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और एक ही पंजे से सुरक्षा पिंजरे पर जोर से मारा और उसे गाड़ी की छत पर पटक दिया। शुक्र है कि सुरक्षा ढांचा बहुत मजबूत था, वरना वह कब का टूटकर बिखर गया होता। लेकिन गाड़ी फिर भी तेजी से सीधे बाघों के इलाके की ओर बढ़ती रही। ठीक उसी समय कारा गाड़ी से कूद गया और एक ही झटके में पूरी गाड़ी को हवा में उठाकर पलट दिया। गाड़ी में बैठे दोनों लोगों के दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगे, मानो अगले ही पल वे वहीं मर जाएंगे। लिन बिन, हिम्मत रखो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। उसी समय जियान फैंग तेजी से आगे बढ़ा और अपने शरीर से कारा को दूर धकेल दिया। ये पांडा है, लगता तो है कि यह पांडा ही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? कारा को जियान फैंग से नफरत थी। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई थी तो वह सबसे पहले वापस आकर बदला लेना चाहता था। मौके का माहौल एक बार फिर बहुत तनावपूर्ण हो गया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे पर झपटे और उनके बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कारा ने जानलेवा हमला करने के लिए अपने तेज पंजे उठाए, लेकिन मैं उससे भी तेज था। मैंने एक ही झटके में अपना पंजा आगे बढ़ाया और जोर से सीधे उसके सिर पर दे मारा। कारा तुरंत दूर जा गिरा। उसके चेहरे पर एक गहरा घाव हो गया था, लेकिन वह एक बार दहाड़ा और तेजी से घूमकर पीछे हट गया। मैं उसका पीछा करने ही वाला था कि तभी 10 से ज्यादा शेरों ने मुझे घेर लिया। वे गश्ती गाड़ी पर हमला करने के लिए झपटे और जियान फैंग को पीछा करने से रोकने के लिए इंसानों पर हमला करने का मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ ये बड़े बालों वाले मुझे रोकना चाहते हैं। एक थप्पड़ में एक शेर। अगर कारा ने चालाकी न की होती तो मैंने उसे बहुत पहले ही मार दिया होता। गाड़ी में बैठे लोग मुझे टूटे हुए दरवाजे के सामने अपने शरीर से ढाल बनकर खड़े देखते रहे।
और इतने भावुक हो गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ठीक उसी समय सिस्टम ने अचानक एक संदेश दिया, पक्के फैंस की संख्या 2 बढ़ गई है। 10 मिनट से भी कम समय के बाद कई बड़ी गाड़ियां वहां आ पहुंची। उन्होंने अपनी हेडलाइट्स चालू करके शेरों के इलाके को रोशन कर दिया और फिर तेज धार वाले पानी की बौछार सीधे शेरों के झुंड पर की। शेरों का झुंड डरकर इधर उधर भाग गया। आखिरकार बचे हुए शेरों को भी वापस खदेड़ दिया गया। गश्ती गाड़ी भी शेरों के इलाके से बाहर चली गई और जियान फैंग उस जगह की ओर भागा जहां उसे चमत्कारी पत्थर मिलने का शक था। एक ही पंजे से उसने 50 किलो से भी ज्यादा वजन का एक पत्थर खोदा और फिर अकड़कर वहां से चला गया। दूसरी तरफ झांग हुआन ने उत्साह से पूरी घटना के बारे में लुओ आंकी को बताया। लुओ आंकी को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ और वह जल्दी से अपना बैग पैक करके वापस आना चाहती थी। पास में खड़ी जियांग यूतोग ने ये सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गई और साथ चलने की जिद करने लगी। ठीक उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। लुओ आंकी ने दरवाजा खोला। सामने वाले व्यक्ति ने विशेष मामला निपटान विभाग का पहचान पत्र दिखाया। लुओ इनकी तुरंत समझ गई कि यह उसके पिता द्वारा भेजा गया आदमी है। फिर दोनों गाड़ियां चिड़ियाघर की ओर चल पड़ी। पांडा, पांडा, तुम कहाँ हो? लानत है पांडा, कहाँ भाग गया? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। दूसरी गाड़ी में ली हुई और शूजे के चेहरे गंभीर थे। उन्होंने एक टैबलेट जैसा उपकरण निकाला। उन्होंने उसे जियांग फैंग की ओर किया और स्क्रीन पर लाल डॉट 1 से सीधे 165 पर पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये ताक बहुत भयानक थी। मिस लुओ, क्या हम पांडा के पास आ सकते हैं? हाँ जरूर। यह क्या उपकरण है? ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे नया आध्यात्मिक ऊर्जा मीटर है। ये शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की जांच कर सकता है। उदाहरण के लिए एन की आपके सिर्फ 0.2 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पहली जनरेशन है, इसलिए इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम जियांग फैंग का दोबारा माप लेंगे। शांत रहो, धीरे धीरे। और टैबलेट आध्यात्मिक ऊर्जा माप सकता है? सच में हाई टेक है। मेरी मालकिन के सिर्फ 0.2 पॉइंट्स हैं। हम तुम लोग देखोगे कि आखिरी नंबर 212 पर रुकेगा। लुओ इनकी भी हैरान रह गई। हे भगवान, पांडा, क्या तुम विकसित हो गए हो? मुझे लगता है तुम्हारा शरीर थोड़ा और बड़ा हो गया है। हाँ मिस लुओ, पांडा निश्चित रूप से विकसित हो गया है, वरना उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। जमीन पर ये टॉप 20 में आ सकता है। टॉप 20? हाँ हाँ पांडा, हाँ हाँ, क्या बात है। हाँ सिर्फ टॉप 20? इस पांडा को नंबर 1 पर होना चाहिए। नहीं, मुझे होना चाहिए, जियांग फैंग को। उसके बाद लुओ की ने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू की और मैं अपना मुंह खोलकर बीफ खा रहा था। 25 किलो पलक झपकते ही निकल गया। मेरे बगल में मेरे 2 छोटे बाघ डुआनजी और युआनजी भी लालच से खा रहे थे। ठीक उसी समय खुओ वू डोंग का सैमुएड अचानक बाहर भागा। उसने जंगल में छिपे ऊर्जा पत्थर को खोज निकाला। बाकी लोगों ने भी एक एक करके उस विशाल ऊर्जा पत्थर को देखा, लेकिन 20 से ज्यादा बाघ उस पत्थर के पास चुपचाप घात लगाए बैठे थे। क्योंकि लुओ अनकी के पिता को निश्चित रूप से बहुत सारे स्नैक्स की जरूरत थी, ली हुई ने तुरंत उससे चर्चा की और लुओ अनकी मुझसे 15 दिनों के बीफ के बदले में उसे देना चाहती थी। मैं भी बस बेमन से मान गया। जल्द ही 50 किलो स्नैक्स गाड़ी में लाद कर ले जाए गए। रात होने पर 14 किलो स्नैक्स जो जियांग फैंग ने चुपके से रख लिए थे, डुआनजी और युआन जेड के विकसित होने के लिए काफी थे। मैंने रात होने का इंतजार करने का फैसला किया ताकि मैं इन दोनों को चुपके से अपग्रेड करने में मदद कर सकूं। जहां तक लुओ अनकी की बात है, जियांग फैंग अभी भी नहीं जानता था कि उसे कैसे विकसित करवाया जाए। सुना है कि इंसान सांस लेने की तकनीक से आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकते हैं। पता नहीं वह ये जानती है या नहीं। जियांग फैंग को याद आया कि सुबह उसने उन दोनों को ये कहते सुना था कि उसके पास केवल 0.2 आध्यात्मिक ऊर्जा अंक हैं। वह वाकई में बेकार है। मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। उस समय मैं उसे झूठ फल इस्तेमाल करने दूंगा। उसी समय ली हुई हाईवे पर स्नैक्स ले जा रहा था। अचानक शेर राजा कारा गाड़ी के सामने आ गया। धड़ाम, दोनों में जबरदस्त टक्कर हुई। इस बार तो धमाका भी हो गया। दोनों ने धुंधली सी हालत में बस उसे पत्थर मुंह में दबाकर जाते हुए देखा और फिर वो हाईवे से गायब हो गया। अगली सुबह पूरे इंटरनेट पर शेर ने रास्ता रोककर लूटा जैसी खबरें छाई हुई थी, जिससे लोगों में तुरंत दहशत फैल गई। चिड़ियाघर में जियांग फैंग ने लोगों को बातें करते सुना और उसे भी शेर राजा के ऊर्जा पत्थर लूटने की बात पता चली। दूसरी तरफ जेंग लॉन्ग ने अपने ऑफिस से आदेश दिया, पहले उन दोनों की जान बचानी है और साथ ही कारा को पकड़ना है। मिलते ही उसे मार डालो। रात होने पर जियांग फैंग ने सिस्टम के गोदाम से 10 किलो स्नैक्स निकाले। डुआनजी और युआनजी हर एक के लिए 5 किलो। जियांग फैंग ने अपने दोनों छोटे भाइयों को भी विकसित जानवर बनाने का इरादा किया। खाने के बाद डुआनजी और युआनजी की आभा और मजबूत होती गई। पलक झपकते ही वे पहले स्तर के विकसित जानवर बन गए और उनसे एक बहुत शक्तिशाली आभा निकलने लगी। दूसरी तरफ शेरों के बाड़े की लोहे की बाड़ में एक बड़ा छेद हो गया था। शेर राजा कारा अपने पूरे झुंड के साथ चुपचाप निकल गया। निगरानी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। कारा के झुंड का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अगली सुबह पूरा जियांग चेंग शहर हिल गया। शेर राजा कारा ने विशेष मामला विभाग पर हमला किया और फिर तुरंत गायब हो गया। ये साफ तौर पर एक उकसावा था। पूरा जियांग चेंग शहर राजधानी और जियांग नान प्रांत के बलों के साथ मिलकर एक साथ कार्रवाई करने लगा। कई बख्तरबंद गाड़ियां शहर के सेंट्रल पार्क की ओर बढ़ी, जहां कारा छिपा हुआ था। लुओ अनकी और खुओ वू डोंग ने भी अपने फोन पर शेर राजा के ऊर्जा पत्थर लूटने की खबर देखी। वे दोनों बेचैन होकर सीधे चिड़ियाघर लौट आए। चिड़ियाघर के अंदर मैंने सुरक्षा कर्मियों की भीड़ को अंदर आते देखा।
कीपर अभी तक आया नहीं, बस आने ही वाला है। कुछ ही देर में लुओन की और खुओंग वू डोंग बागों के इलाके में पहुंची। ऊपर से आदेश था कि यह पक्का किया जाए कि वो इस बाघ को काबू कर सकती है या नहीं। अगर नहीं तो उसे पिंजरे में बंद करना होगा या शायद गोली भी मारनी पड़ सकती है। कैप्टन गाओ, कोई बात नहीं, पांडा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लुओन की अकेली मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन पीछे खड़े दर्जनों सुरक्षा कर्मियों ने अपनी बंदूकें तान रखी थी। हर कोई सतर्क था, इस डर से कि विकसित जानवर कहीं पागल न हो जाए। युआनजी और युआनजी की आंखों में एक खूंखार चमक थी। वे अभी अभी विकसित हुए थे और उनके पेट खाली थे। उन्होंने गुर्राना भी शुरू कर दिया था। एक बार पेट भरने और हमेशा पेट भरे रहने में फर्क नहीं कर पा रहे थे। अगर इन्हें ठीक से नहीं सिखाया तो क्या ये जल्दी मरना चाहते हैं? पांडा, तुम उन्हें क्यों मार रहे हो? फिर से शरारत कर रहे हो क्या? पांडा, मुझे थोड़ी देर के लिए सवारी करने दो ताकि सब देख सके कि तुम कितने अच्छे हो। वापस आने पर मैं तुम्हें 20 के 5 काट दूंगा, ठीक है? जियान फैंग ने ये सुना और उसे ये काफी ठीक लगा। उसने सहमति में अपना पंजा उठाया। लुओन की जियान फैंग की पीठ पर चढ़ गई और भीड़ की ओर चल दी। सभी लोग हैरान रह गए। हे भगवान, आंकी पांडा की सवारी कर रही है। ये तो ब्यूटी एंड द बीस्ट है। कैप्टन काओ, पांडा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, है ना? ठीक उसी समय काओ बिन के सीनियर ने एक जरूरी आदेश भेजा। देखभाल करने वाले को बाघ को अपने साथ ले जाने के लिए कहा गया। हालांकि काओ बिन को अभी भी शक था, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। लुओ आंकी ने चिंता से जियान फैंग का सिर सहलाया, लेकिन जियान फैंग ने अपना दूसरा पंजा उठाया, जिसका मतलब था कि उसे और बीफ चाहिए। लुओ आंकी तुरंत मान गई। उसके बाद जियान फैंग ट्रक में घुस गया, कारा के छिपने की जगह पर जाने के लिए तैयार। इस समय शहर के बीचों बीच लियूशिन पार्क में कुछ सुरक्षाकर्मी बंदूकें लेकर अंदर जा रहे थे। इस समय पार्क में कम से कम दर्जनों नरशेर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पहले ही कुछ सुरक्षाकर्मियों पर घात लगाकर हमला कर दिया था और पार्क के बाहर खड़े सुरक्षा प्रमुख तियान फैंग गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनके अधिकार क्षेत्र में जियान चेंग शहर इस तरह धरती पर नरक बन गया था। ठीक उसी समय जियान फैंग को ले जा रहा ट्रक आखिरकार पहुंच गया। तियान फैंग का दिल कांप उठा। ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक विशाल बाघ का सिर बाहर निकला। सभी ने एक साथ अपनी बंदूकें तान दी। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। काओ बिन जल्दी से जियान फैंग के सामने खड़ा हो गया और लगातार अपने सहकर्मियों को समझाने लगा। मौके पर मौजूद सभी लोग डर गए थे। ये बाघ बहुत बड़ा था। जियान फैंग से आने वाली दबाव की भावना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन लुओ आंकी फिर भी जियान फैंग को शांत कर रही थी। चिंता मत करो, पांडा बहुत सीधा है। मिस लुओ, क्या आप इसे नियंत्रित कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हूँ। शेरों का राजा जंगल में बहुत अंदर है। तुम इससे शेरों के राजा को रोकने के लिए कहो। हम बाकी बचे हुए शेरों को खत्म कर देंगे। कारा ने इंसानों को खाया और स्पिरिट स्टोन भी चुराया। वह वाकई में मरना चाहता है। उसे हर हाल में खत्म करना होगा। तियान फैंग समझ नहीं पा रहा था कि जियान फैंग क्या इशारा कर रहा है। लुओ आंकी ने समझाया, इसका मतलब है कि यह अकेला ही काफी है। तियान फैंग को यकीन नहीं हुआ। क्या एक बाघ दर्जनों शेरों से लड़ना चाहता है? यह नामुमकिन है। जियान फैंग ने एक दहाड़ लगाई, जिससे एक जबरदस्त शक्तिशाली आभा निकली। अब जाकर तियान फैंग समझा और उसे ये भी विश्वास हो गया कि जियान फैंग में वह ताकत है। जियान फैंग ने पार्क में कदम रखा और खून की तेज गंध सीधे उसके चेहरे पर आई। शांति के समय में जियान चेंग की सबसे समृद्ध जगह इस हाल में बदल गई है। कारा, इस बार मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। जियान फैंग पार्क के केंद्र में दाखिल हुआ, कारा के इलाके में कदम रखते हुए। अनगिनत आंखें तुरंत उस पर टिक गयी। उनमें से एक नजर में जबरदस्त दबाव था। वह शेरों का राजा कारा था। वह और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भले ही कारा की ताकत बढ़ गई थी, जियान फैंग ने उसे कुछ नहीं समझा। बाघों का राजा इस तरह अंदर जा रहा है, क्या वो सच में ठीक रहेगा? क्या उसे मिलकर हमला किए जाने का डर नहीं है? एक थप्पड़ में एक, यह मक्खी मारने जैसा है। लुओ आंकी ने बाहर से तो निडर होने का दिखावा किया, लेकिन अंदर से वह चिंता से मरी जा रही थी। जियान फैंग और शेरों का राजा कारा धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर अचानक तेजी से दौड़ पड़े। माहौल और भी तनावपूर्ण होता गया। दोनों बहुत तेज गति से चल रहे थे। पलक झपकते ही वे एक दूसरे से टकराने वाले थे। दोनों के शरीर में आध्यात्मिक शक्ति जमा हो गई और एक आसान सा हमला भी जमीन को तोड़ सकता था। दोनों पक्ष तुरंत एक भीषण लड़ाई में उलझ गए। दोनों की ताकत बराबर थी। कोई किसी पर हावी नहीं हो पा रहा था। माहौल में जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट हो रहा था। जियान फैंग दूरी बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक झटके में जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन कारा ने एक ही वार में उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया और फिर जियान फैंग का पीछा करना जारी रखा। जियान फैंग की ताकत भी कम नहीं थी। लड़ाई बराबरी पर चल रही थी। बाहर खड़े सभी लोगों की सांसें अटकी हुई थी। अब वे केवल मन ही मन जियान फैंग के लिए दुआ कर सकते थे। जियान फैंग ने मौके का फायदा उठाया। एक ही झटके में उसकी गर्दन पर वार किया और फिर उसे गर्दन से पकड़कर जोर से दूर फेंक दिया। शेरों का राजा तुरंत बुरी तरह घायल हो गया। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जियान फैंग को घूर कर देखा। अचानक कारा ने एक जबरदस्त ऊर्जा छोड़ी, जिससे जियान फैंग कई मीटर पीछे हट गया। फिर उसने सिर घुमाया और भाग गया। लानत है, फिर से यह शेर की दहाड़ वाली चाल। तुम बस इंतजार करो। बाघों का राजा कहाँ है? वह शेरों के राजा का पीछा कर रहा है। ठीक उसी समय दर्जनों शेर पागलों की तरह बाहर आ गए और घटनास्थल पर तुरंत बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई। शेरों के झुंड ने अचानक सभी सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। गोली चलाओ। ट्रक पर बचे हुए सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत नीचे कूदकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया।
स्थिति कुछ समय के लिए नियंत्रण में आ गई। गाड़ियों का काफिला पीछे हटने लगा। कुछ शेर लगातार गिर रहे थे, कुछ अभी भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ शेर गोलियों का भी सामना कर रहे थे। लुओ इनकी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। पहली बार उसे मौत इतनी करीब महसूस हुई थी। ठीक उसी समय जियान फैंग अचानक प्रकट हुआ और एक ही झटके में एक नर शेर को दूर फेंक दिया। बस 2-3 हमलों में ही उसने उन कई नर शेरों को ढेर कर दिया। लानत है, जैसा सोचा था यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। सच में इस लड़की की चिंता करना बेकार नहीं गया। शेरों का पूरा झुंड जियान फैंग से डर गया और एक साथ इधर उधर भाग गया। 100 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी हैरान होकर देखते रह गए। बाघ राजा ने सच में कर दिखाया। ये लड़ाई आखिरकार खत्म हुई। जियान फैंग ने मुझे फौजी अंदाज में सलाम किया और अपना दिल से आभार जताया। मैं खुशी से हंसा और उनके साथ चिड़ियाघर लौट आया। अगले दिन शेरों के झुंड से मेरे लड़ने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर जगह शॉर्ट वीडियो में पूरी दुनिया के विकसित जानवर दिखाए जा रहे थे, जिसमें 20 मीटर से भी ऊंचा एक शेर था और एक सुनहरा बाज भी था जिसके पंखों का फैलाव 7-8 मीटर था। दूसरी तरफ जियान फैंग ने अपना सिस्टम पैनल खोला। अब उसके पास 32.5 किलो स्पिरिट स्टोन और 12 जू फल थे। उसने अपने बाकी के 29 साथियों को भी विकसित होने दिया ताकि वो खूंखार बाघों की एक टीम बना सके। ये स्पिरिट स्टोन 6 बाघों के विकसित होने के लिए काफी थे। जियान फैंग ने 6 बाघों को अपने पास बुलाया। उसने 30 किलो स्पिरिट स्टोन बाहर फेंके, जिससे वे उत्साहित हो गए और मुझसे लिपटकर खुद को रगड़ने लगे। देर रात सोते समय जियान फैंग को अचानक आध्यात्मिक शक्ति की गंध आई। ये किसी दिव्य खजाने की खुशबू थी। वो तुरंत उठ गया और उस गंध का पीछा करने लगा और वह बगल वाले पांडा के बाड़े में पहुंच गया। उसने देखा कि यह खुशबू वहाँ के जैड बैम्बू से आ रही थी। सफेद जैड बैम्बू के अंकुर, उनमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा थी और वे देखने में भी अच्छे लग रहे थे। 5 बड़े पांडा मुझे आता देख आराम से सफेद जैड बैम्बू चबा रहे थे। वे मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरे। जियान फैंग भी उनके पास बैठ गया। उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया, मानो चखने के लिए एक मांग रहा हो। एक बड़े पांडा ने उसे एक सफेद जैड बैम्बू दिया। जियान फैंग ने भी उनकी नकल करते हुए उसे खाकर देखा। मुंह में जाते ही जबान थोड़ी सुन्न हो गई और उसमें से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। इसमें थोड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी, लेकिन अफसोस की मौजूदा जियान फैंग के लिए इसका कोई असर नहीं हुआ। पांडाओं को मजे से खाते देख उसने उन्हें 5 जू फल दिए। जू फलों में बैम्बू के अंकुरों से कहीं ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति थी। वे तुरंत उत्साहित हो गए और उन्हें निगल गए। बदले में पांडाओं ने मेरी गोद में बैम्बू का ढेर भर दिया। जियान फैंग ने अपना पंजा हिलाकर बताया कि वो और नहीं खाएगा, लेकिन उसे लगा कि इन पांडाओं से दोस्ती करना काफी अच्छा है। आखिरकार वे जानवर दोस्त जो हैं, और वह ये भी देखना चाहता था कि वे कुंग फू पांडा में बदल जाएं। इसके बाद वह शान से चला गया। इस समय तक बाहरी दुनिया में हलचल मची हुई थी। हर तरफ देशों से खबरें आ रही थी। ऑस्ट्रेलिया हार चुका था। 3 मीटर से भी ऊंचे कंगारुओं ने अचानक इंसानों पर हमला कर दिया था। सिडनी का सेंट्रल एरिया तबाह हो गया था। ऑस्ट्रेलिया में हर दिन 10,000 लोग मर रहे थे। सिडनी का सेंट्रल एरिया, लेकिन बाघों का बाड़ा हमेशा की तरह शांत था। जियान फैंग ने ज़ूकीपर लुओ आन की और ज़ूकीपर लियू शी को कुछ स्पिरिट फ्रूट दिए। लियू शी ने खुशी से मुझे गले लगा लिया। इसके बाद लियू शी ने ये देखने की कोशिश की कि जियान फैंग के पास कोई और स्पिरिट फ्रूट है या नहीं, और फिर उसकी तलाशी लेने लगी। जियान फैंग ने अपने दोनों पंजे फैला दिए, ये बताने के लिए कि अब और नहीं है। उसी समय पांडा के बाड़े में काले कपड़ों में 9 लोग अचानक आ गए। पलक झपकते ही 2 बड़े पांडाओं के शरीर को छेद दिया गया। बाकी के 3 पांडा डर के मारे चीखने लगे। जैसे ही उनकी चीखें गूंजी, उसने तुरंत बगल के बाड़ों में बंदरों और काले भालुओं को चौंका दिया। काले कपड़ों वाले समूह का लीडर पीछे हटने ही वाला था कि तभी जियान फैंग अचानक आ गया और एक ही पंजे से काले कपड़ों वाले 2 लोगों को मार डाला। काले कपड़ों वाले लोग पांडा को साथ नहीं ले जा सके और तुरंत घबराकर भाग गए। चिड़ियाघर, एक सिक्योरिटी गार्ड गाओ बिन को हताहतों की स्थिति की रिपोर्ट कर रहा था। लियू शी और जियान यूतोंग भी दौड़ कर आए। स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद लुओ आन की जियान फैंग को बाघ के बाड़े में वापस ले जाना चाहती थी, लेकिन जियान फैंग बिना हिले डुले खड़ा रहा। लुओ आंकी ने बीफ का लालच देकर जियान फैंग को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जियान फैंग गुस्से से दहाड़ा। मिस लुओ, बानडेट को क्या हुआ है? कैप्टन गाओ, शायद बानडेट उन लोगों का पीछा करके उन्हें मारना चाहता है। क्या? जियान फैंग ने अपनी पूंछ घुमाई। लुओ इनकी को अपनी पीठ पर उछाला और तेजी से पहाड़ से नीचे भागा। मेरे पांडा दोस्त को छूने की हिम्मत की तो मौत ही मिलेगी। काओ बिंग सन रह गया, लेकिन उसमें बाघों के राजा बानडाट को रोकने की हिम्मत नहीं थी। वह केवल तुरंत ऊपर रिपोर्ट कर सकता था। जियान फैंग ने लगातार 3 जू फल निगल लिए। उसकी शक्ति तेजी से बढ़कर पहले चरण के शिखर पर पहुंच गई, दूसरे चरण से बस 1 कदम दूर। उसका तेज अब और भी भयानक हो गया था। 7 शिकारी भाग गए हैं। बाघों का राजा बानडाट एक देखभाल करने वाले को लेकर उनका पीछा कर रहा है। मदद के लिए सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। उस समय मैं लुओ इनकी को लेकर एक पुलिस कार के पास से गुजरा। 4 मीटर लंबे शरीर ने पास के सुरक्षा कर्मियों को डरा दिया। सुना है बानडाट 15वें नंबर पर है। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी ताकत को कम आंका गया है, उसे 4थे नंबर पर होना चाहिए। सुनहरा उकाब राजा पहले नंबर पर, हवा का बादशाह अजगर राजा दूसरे नंबर पर, 30 मीटर लंबा जिस पर किसी हथियार का असर नहीं होता। शेरों का राजा तीसरे नंबर पर, चांदी भेड़िया राजा चौथे नंबर पर, हिम तेंदुआ राजा 5वें नंबर पर। बानडाट ने कभी दूसरे राजा जानवरों से मुकाबला नहीं किया है। उसकी असली ताकत शायद चांदी भेड़िया राजा से भी ज्यादा है। पता नहीं विकसित इंसानों का क्या हाल है।
शायद वे जानवरों के राजाओं जितने ताकतवर नहीं हैं। कह नहीं सकते। देश नकली सुपर एवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, बस उन्होंने इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। बांदात, तुम थक गए हो क्या? इतनी सी दौड़ में क्या थकना। मुझे दुश्मन की मौजूदगी महसूस हो गई है। 10 मील के दायरे में इसे जल्दी से निपटा देंगे। युआन शहर का लियू परिवार, लान शहर का हुआन परिवार, मेई शहर का ली परिवार और वो लान भाड़े के सैनिकों का गिरोह। बहुत अच्छे। लगता है वे सोचते हैं कि अब कोई उन्हें काबू में नहीं कर सकता। क्या हमें कुछ करने की जरूरत है? नहीं, पहले देखते हैं कि बांदात इससे कैसे निपटता है। उसे इन लोगों को सबक सिखाने दो। समझ गया। बांदात किसी को मार भी दे तो उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, और यह उन बदमाशों को डराने के लिए भी काफी होगा। मैं उसकी असली ताकत को अच्छी तरह जानता हूँ। लान किंग को भी उसे देखकर भागना पड़ता है। तभी जियान फैंग अचानक रुक गया और अपने पंजों से लुआन की के फोन को खरोचने लगा। बांदात, तुम क्या करने वाले हो? उन्हें वैसे भी पता चल ही गया है कि मैं आ गया हूँ, तो क्यों न मौके का फायदा उठाकर कुछ फैन बढ़ा लिए जाएं, और उन्हें डर के मारे भगाना ही असली सजा है। तुम चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही स्ट्रीम शुरू हुई, लुआन की का लाइव रूम तुरंत हिट हो गया। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सब पूछ रहे थे कि परियान की कहाँ है, या फिर मैं जाकर बांदात को देखूं। लुआन की ने कैमरा जियान फैंग के सिर पर लगाया और कहा कि वे युआन शहर जा रहे हैं। देखने वालों की संख्या 30,000 से बढ़कर 8 लाख हो गई और डोनेशन भी कभी नहीं रुके। लुआन की ने अपना मुंह बंद रखा और बदले की बात का जिक्र तक नहीं किया। 2 घंटे बाद उसने लाइव बंद कर दिया। दूसरी तरफ युआन शहर में लियू परिवार के बड़े हॉल में लियू परिवार का मुखिया लियू जी भी लाइव स्ट्रीम देख रहा था। फायर वुल्फ के ये भाड़े के सैनिक सच में किसी काम के नहीं हैं। इतनी बड़ी मुसीबत को फिर से पीछे छोड़ दिया। 90 साल की उम्र से पहले मैं हमेशा बीमार और कमजोर रहता था। जब से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई है तब जाकर मेरी हालत थोड़ी सुधरी है। लेकिन सिर्फ आध्यात्मिक पत्थरों के भरोसे विकास नहीं हो सकता। अब ये 10 किलो आध्यात्मिक पत्थर भी लगभग खत्म होने वाले हैं और इनके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बर्बाद हो चुकी है। मैंने मुर्गे, बत्तख, बिल्ली और कुत्ते का मांस आजमा कर देख लिया, सब बेकार हैं। सिर्फ पूरी तरह से विकसित जानवर का खून और मांस ही काम करेगा। जाओ, उस टाइगर किंग को मेरे लिए पकड़ो। मैं उस बाघ का इस्तेमाल एक इवॉल्व बनने के लिए करूंगा। मैं अमर होना चाहता हूँ, हमेशा जवान रहना चाहता हूँ। मैं दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। जी मालिक, वो टाइगर किंग घेरे में आ चुका है, बस उसे जाल में फंसने की देर है, तो उसका मरना तय है। मालिक, बड़े साहब इस वक्त उसी रास्ते पर हैं जहाँ से टाइगर किंग को गुजरना ही होगा। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, बस टाइगर किंग को एक ही वार में मारने का इंतजार है। बहुत अच्छे, तुम लोग जाकर तैयारी करो। मैं अपनी आंखों से तुम लोगों को उस टाइगर किंग को मारते हुए देखना चाहता हूँ। जी मालिक। दूसरी तरफ जियान फैंग अचानक रुक गया। उसे बारूद की बहुत हल्की गंध आई, लेकिन अपनी मौजूदा पहले दर्जे की चरम शक्ति के साथ वो अब भी उसे सूंघ सकता था। उसने स्नाइपर राइफल लोड होने की धीमी आवाज भी सुनी, इसलिए उसने लुआन की को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही उस 100 मीटर चौड़े बड़े पुल पर चढ़ गया। सब लोग तैयार हो जाओ। हम जब वो आ ही गया है तो पहले आतिशबाजी से उसका स्वागत करो। कहीं वो धमाके से खून और मांस के लोथड़े में तो नहीं बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। हालांकि कहते हैं कि टाइगर किंग लान किंग जितना ताकतवर नहीं होता, लेकिन शायद उनमें ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ठीक है, 10 मीटर, 5 मीटर। जिस पल जियांग फैंग धमाके की रेंज में आया, उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। जियांग फैंग की पूरे शरीर की मांसपेशियां तुरंत कस गई। विस्फोटक शक्ति एक बड़ी बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। सिर्फ 3 सेकंड में मैंने अपनी रफ्तार 60 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी। ये सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि काली और पीली धारियों वाली बिजली की एक लकीर थी। जल्दी से धमाका करो। बांडाट, लुओन की दिल दहला देने वाली चीख मारकर रो पड़ी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जियांग फैंग ने उसे पीछे क्यों छोड़ दिया था। लेकिन जियांग फैंग को खरोंच तक नहीं आई। वो गोलियों की बौछार के बीच से निकल गया। अपनी पहले दर्जे की चरम शक्ति के साथ वो गोलियों से होने वाले किसी भी हमले से बिल्कुल नहीं डरता था। जियांग फैंग सीधे गोलियों के जाल को चीरता हुआ लियू शुआन का पीछा करने लगा। बड़े साहब, जल्दी भागिए, ये जानवर मर ही नहीं रहा है। धत तेरे की, निकलना होगा। जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। ये कबाड़ गाड़ी, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? जियांग फैंग के पंजे के एक ही वार से रास्ता रोकने की कोशिश करने वाले कई भाड़े के सैनिक मारे गए। कोई उसे रोक नहीं सका। जब लियू परिवार के मुखिया लियू जी को इस बारे में पता चला, तो उसने तुरंत लियू परिवार के छोटे साहब की मदद के लिए आदमी भेजे और हर आदमी पर 17.5 अरब डोंग का इनाम रखा, किसी भी कीमत पर अपने बेटे की जान बचाने के लिए। जियांग फैंग लियू शियान की स्पोर्ट्स कार का पीछा करते हुए शहर के बीचों बीच पहुंच गया। शहर में घुसते ही जिन लोगों ने पहली बार किसी बड़े बाघ को शहर में देखा था, वे चीखने लगे और घबराकर इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। बाघ इंसानों को खा रहा है, भागो, जल्दी भागो, बाघ पीछे है। ठीक उसी समय चौराहे पर 2 साल से भी कम उम्र का एक बच्चा अचानक लड़खड़ाते हुए सड़क के बीच में आ गया और दूसरी तरफ से एक बड़ा बेकाबू ट्रक किसी जंगली जानवर की तरह तेजी से आ रहा था। ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया
उस पल सभी की सांसें थम गईं। बचाओ या नहीं, बकवास, मैं बाघ हूँ, कोई हैवान नहीं। जियान फैंग तुरंत आगे बढ़ा, एक धुंधली परछाई बनकर सीधे चौराहे की ओर लपका। वो सीधे ट्रक के नीचे फिसल गया। ट्रक के टकराने से ठीक पहले जियान फैंग ने बच्चे के कॉलर को पीछे से अपने जबड़े में सटीकता से पकड़ लिया और उसे सुरक्षित खतरे से बाहर निकाल लिया। ट्रक का ड्राइवर अपनी सीट पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। आसपास की भीड़ ऐसी हो गई मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। एकदम सन्नाटा छा गया। एक जवान लड़की पागलों की तरह दौड़ती हुई आई और बच्चे को उठा लिया। उसने मेरी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और मुड़कर भाग गई। बच्चे को सुरक्षित देखकर जियान फैंग ने भी राहत की सांस ली। जियान फैंग ने सिस्टम पैनल को देखा। कट्टर फैंस की संख्या अब बढ़कर 12,536 हो गई थी। लॉटरी ड्रॉ की संख्या 14,032 थी और काले लोहे के संदूकों का एक ढेर। उसने अपने इन्वेंट्री स्लॉट को 80 स्लॉट तक बढ़ाने का फैसला किया। उसके बाद उसने लगातार इनामों के लिए स्पिन करना शुरू कर दिया। 100 बार स्पिन किया, फिर 200 बार, पीछा करते हुए। लियू शुवान अपने दिमाग में पागलों की तरह स्पिन कर रहा था, लेकिन ज्यादातर सब कचरा ही था। सब हीरे, जैड और सोना, लेकिन इन पत्थरों का क्या फायदा। जियान फंग ने नफरत से एक इंसान के सिर जितना बड़ा हीरा थूक दिया और उसे सीधे सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। आगे आंखों के सामने एक आलीशान हवेली नजर आई। लियू परिवार का घर आ गया। पापा, वो बाघ हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया है। बहुत डरावना है। चिंता मत करो, उन मॉडिफाइड लोगों को एक्टिवेट कर दो, वे जरूर उस बाघ को मार डालेंगे। पहाड़ के नीचे बारिश की तरह गोलियों की बौछार पागलों की तरह जियान फंग पर बरस रही थी। भले ही मैं एक बाघ हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि दाशिया में बंदूकें बैन हैं। तुम कानून तोड़ने वाले गुंडों, आज मैं स्वर्ग की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम सबको अपने काबू में कर लूंगा। भले ही गोलियां धातु के तूफान की तरह बरस रही थी, जियान फंग उनसे बच भी नहीं रहा था। इस तरह का हमला तो बस खुजली करने जैसा है। ये जियान फंग के लिए वार्म अप करने जैसा था। वो पेड़ों के बीच से छलांग लगाता हुआ बस कुछ ही छलांगों में हवेली की ऊंची दीवारों को पार कर गया। वो दरिंदा बंदूकों से क्या डरेगा। गोली चलाओ, उसे जल्दी मारो। जियान फंग ने हवेली के बाहर गार्ड्स को देखा और तुरंत अपनी हथेली से वार किया। दोनों गार्ड्स चीख भी नहीं पाए और जमीन पर ढेर हो गए। बंदूक उठाने की हिम्मत करोगे तो मौत ही मिलेगी। और इसी तरह जियान फंग पकड़कर बड़े हॉल में चला गया। लेकिन लियू परिवार के हॉल में एक भी इंसान नहीं था। जमीन पर सिर्फ बेतरतीब पैरों के निशान थे। साफ था कि वे लोग अभी अभी यहाँ से भागे थे। आगे एक बहुत बड़ा पीतल का दरवाजा था। जियान फंग सीधे आगे बढ़ा और दरवाजे पर अपनी हथेली से वार किया। एक गहरी और भारी आवाज आई। लानत है, इन लोगों ने तो एक अंडरग्राउंड बंकर भी बना रखा है। रुको, जब तक ये राजा दूसरे लेवल पर नहीं पहुंच जाता, फिर देखना मैं इस घटिया दरवाजे को कैसे तोड़ता हूँ। जियान फंग को तुरंत 5 किलो स्पिरिट स्टोन्स मिले, 3 जूफल और एक मैरो क्लींजिंग गोली। उसके शरीर में गर्मी की लहरें फूट पड़ी। हड्डियां और नसें दर्द से कराहने के बाद फिर से जुड़ने लगी और उसकी नसों में बेहिसाब ताकत दौड़ने लगी। इस तरह से ताकतवर बनने का एहसास वाकई कमाल का है। बेसमेंट में लियू परिवार की 3 पीढ़ियां सर्विलांस मॉनिटर को घूर रही थी। उनकी आंखों में खौफ भरा हुआ था। पापा, ये टाइगर किंग बहुत खौफनाक है। इसकी ताकत कम से कम लान किंग कला के बराबर है। डरो मत, ये सिर्फ एक जानवर है। थोड़ी देर रुको, जब हमारे मॉडिफाइड लोग आ जाएंगे तो वे उसे मार डालेंगे। ठीक जब जियान फंग अपने विकास के एहसास का मजा ले रहा था, दरवाजे के बाहर से अचानक एक गैर इंसानी दहाड़ सुनाई दी। लेकिन जियान फंग ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। जियान फंग के उस हाव भाव ने उस मॉडिफाइड इंसान को तुरंत गुस्सा दिला दिया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जियान फंग ने यूं ही एक वार किया। वो मॉडिफाइड शेर मानव एक फटी हुई गुड़िया की तरह पीछे उड़ गया और जोर से दीवार से जा टकराया। उसका बाहरी हड्डियों का कवच टूटकर जमीन पर बिखर गया। सीधे सादे इंसान बने नहीं रहना चाहते और खुद को ऐसी दोहरी नस्ल में बदलना पसंद करते हो। मर जा, तुझे भागने का मौका दिया था, लेकिन तूने उसे नहीं अपनाया। दरवाजे के बाहर बचे 3 रूपांतरित लोग तुरंत रुक गए। वो उनमें से सबसे ताकतवर रूपांतरित शेर मानव था, एक ऐसा राक्षस जिसकी ताकत 5 टन से ज्यादा थी। बस यूं ही मर गया। भागो! तीनों मुड़े और भागने लगे। जियान फैंग ने अपने पिछले पैरों से जोर से जमीन पर मारा, जिससे जमीन फट गई। 3 ठंडी रोशनी की किरणें चमकी और पलक झपकते ही उन तीनों रूपांतरित शेर मानवों को मार डाला। कचरा साफ करने के बाद जियान फैंग वापस सोफे पर पेट के बल लेट गया और उसे 5 किलो स्पिरिट स्टोन और मिले। उसने वो सब निगल लिए। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अंदर जैसे कुछ टूट गया हो। उसकी आभा फट पड़ी और उसकी ताकत बढ़ गई। मैं उछलकर खड़ा हो गया। मेरा शरीर 4.5 मीटर तक फूल गया। मेरे हाथ पैर खम्भों जैसे मोटे हो गए और मेरी पूंछ ने चाय की मेज को गिरा दिया। संगमरमर की मेज तुरंत चकनाचूर हो गई। दूसरे चरण का जानवर विकास सफल रहा। पिताजी, दादाजी, क्या वो हैवान उस पीतल के दरवाजे को तोड़ने वाला है? इस दरवाजे को तो रॉकेट भी शायद नहीं तोड़ सकता। वो तो बस ख्याली पुलाव पका रहा है। हाँ, बिल्कुल ख्याली पुलाव पका रहा है।
जियान फैंग पीतल के दरवाजे के पास गया और अपने पंजों की नोक से दरवाजे की सतह को धीरे से खुरचा, जिससे दांतों को खट्टा कर देने वाली, कानों को चुभने वाली धातु की आवाज निकली। वो आवाज निगरानी स्क्रीन से होते हुए तहखाने तक पहुंची, जैसे कोई लियू परिवार के लोगों के दिलों पर सीधे नाखून से खरोंच रहा हो। जियान फैंग ने एक गहरी सांस ली, उसकी मांसपेशियां उभर आई और फिर उसने एक पंजा मारा। 8 टन का पीतल का दरवाजा अंदर धंस गया, जिस पर एक विशाल पंजे का निशान छप गया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। जियान फैंग ने उस धंसी हुई जगह में अपना पंजा घुसाया और उसे एक रद्दी कागज की तरह फाड़ दिया। धातु के फटने की सिरदर्द कर देने वाली तीखी आवाज आई, अलार्म, अलार्म। मैं लियू परिवार का लियू शुआन हूँ। हमारे लियू परिवार पर एक पागल बाघ हमला कर रहा है। जल्दी यहाँ किसी को भेजिए। जियान फैंग मलबे के ऊपर से चलकर तहखाने में दाखिल हुआ। कोने में लियू परिवार के दर्जन भर से ज्यादा लोग एक साथ सिमटे हुए थे। ये लोग ही इवॉल्व बनना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने फायर वुल्फ भाड़े के सैनिकों को चिंगशान वाइल्ड लाइफ जू में पांडा को मारने के लिए भेजा था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। महाराज, कृपया हमें माफ कर दीजिए। मेरा लियू परिवार आपको मांस मुहैया कराएगा और आपको बाघिनें भी भेंट करेगा। कितनी मुसीबत है। तुम्हारी बाघिनों में किसे दिलचस्पी है? जियान फैंग ने 2 बार और पंजा चलाया। लियू ची और लियू शुआन की 3 पीढ़ियां बड़े करीने से चल बसी। और जहाँ तक कांपती हुई औरतों और बच्चों की बात है, जियान फैंग ने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वो एक सिद्धांतों वाला बाघ था, वो सिर्फ सगना को मारता है। इस तरह लियू परिवार के दुष्टों की कहानी खत्म हुई। जियान फैंग मुड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। पहाड़ के नीचे पहुंचकर जियान फैंग ने लुओ आंची को इंतजार करते हुए देखा। बानदात, तुम ठीक तो हो? रुको जरा, तुम फिर से विकसित हो गए। बानदात, डायरेक्टर साहब ने तुम्हारे लिए वो बड़ा नीला पत्थर अब भी रखा हुआ है और बीफ भी है, 700,000 प्रति किलो वाला बीफ। जैसे ही उसने बीफ शब्द सुना, जियान फैंग के मुंह में पानी आने वाला था। जियान फैंग और लुओ इनकी नदी के पुल पर पहुंचे, लेकिन पानी के नीचे कुछ अजीब लग रहा था। तभी नदी में अचानक ढेर सारा ताजा खून उमड़ आया। कुछ गड़बड़ है। जियान फैंग तुरंत सतर्क हो गया। उसके ठीक बाद नदी के नीचे से एक विशालकाय अजीब जानवर बाहर निकल आया। पहले चरण का बदला हुआ मगरमच्छों का राजा। जियान फैंग बिल्कुल भी नहीं हटा। उसने सीधे उसके खूनी मुंह का सामना किया और फिर एक जोरदार पंजा मारा। उस पंजे में हजारों किलो का वजन था, जिसने मगरमच्छ के चेहरे की आधी हड्डी तोड़ दी। वह पागलों की तरह तड़पने लगा और वापस पानी में जाने की कोशिश करने लगा। जियान फैंग ने अपना मुंह बड़ा खोला और उसके लोहे जैसे सख्त सिर को कसकर पकड़ लिया। पानी के नीचे हड्डी टूटने की गहरी लेकिन साफ आवाज गूंज उठी। उस विशाल शरीर में कुछ देर छटपटाहट हुई और फिर वो शांत हो गया। पहले चरण का मगरमच्छों का राजा पलक झपकते ही मारा गया। जियान फैंग एक आम इंसान से भी बड़े मगरमच्छ की लाश को मुंह में दबाए पानी से बाहर निकला। किनारे पर आते ही जियान फैंग ने मगरमच्छ की खाल फाड़ दी, फिर बड़े बड़े टुकड़े चबाने लगा। पहले चरण के विकसित जानवर का मांस सच में बहुत स्वादिष्ट था। बानदात कितना कमाल का है। लेकिन आसपास बचे हुए लोग डर के मारे जमीन पर रेंगने लगे। बस कुछ हिम्मत वाले लोग ही दूर खड़े होकर अपने फोन से वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाए। उसके दांत कितने तेज हैं और वह मगरमच्छ की लाश को भी खींच रहा है। कितना भयानक है। ठीक उसी समय सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा दल मोटरबोट में तेजी से वहां पहुंचा। नाव पर भारी मशीन गन भी लगी हुई थी। जल्दी हटो, वह एक बाघ है। डरने की क्या बात है, वह तो बानदात है, वह बहुत सीधा है। तभी 50 साल से ज्यादा उम्र की एक औरत आगे आई और लुओ इनकी की तरफ इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह कह रही थी कि वह डर गई है। उसकी लिमिटेड एडिशन गुड़िया पानी में गिर गई है। वह उन लोगों से उसे बाहर निकालने के लिए कह रही है। नीचे सब मगरमच्छ हैं। इस वक्त नीचे जाना अपनी जान देने जैसा है। ये कमीनी। जियान फैंग उस औरत की लगातार बकबक से तंग आ गया था, इसलिए उसने अपना सिर घुमाया और एक दहाड़ लगाई। उसकी गालियां तुरंत बंद हो गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और वह वहीं बेहोश हो गई। सिक्योरिटी गार्ड इतने डर गए कि लगभग अपनी बंदूकें निकाल ली। लुओ आंची ने जल्दी से मेरी गर्दन पकड़ ली। उत्तेजित मत हो, बानदात लोगों को काट लेगा। उस समय 2 साल से भी कम उम्र का बच्चा। उसने अपना मोटा हाथ बढ़ाया और मेरा कान पकड़ लिया। यह नजारा देखकर सभी ने राहत की सांस ली। इस तरह जियान फैंग पहले दर्जे के मगरमच्छ राजा का एक बड़ा टुकड़ा मांस लेकर वापस आया। चिंगशान वाइल्ड लाइफ जू में वापस आकर उसके 31 छोटे बाघ भाई उत्साह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैंने मगरमच्छ का मांस अपने छोटे भाइयों में बांट दिया। पहले दर्जे के विकसित जानवर का मांस इन बाघ के शावकों के विकास की गति को तेज कर सकता है। और मैं खुद अपनी जानी पहचानी नीली चट्टान पर लेट गया। लुओ आंची एक बड़ा ब्रश लेकर आई जियान फैंग को नहलाने के इरादे से। ये जियान फैंग को बिल्कुल पसंद आया। एक बाघ होने के नाते तुम खुद को नहीं नहला सकते, सिर्फ अपनी फर को चाट सकते हो। जियान फैंग उनके पीछे पीछे कृत्रिम झरने के पास की झील तक गया। जियान फैंग आराम से पानी में लेट गया। 3 खूबसूरत रखवालों की रगड़ाई सेवा का आनंद ले रहा था और उसके मुंह से संतुष्टि की घबराहट निकल रही थी। 1 हफ्ते बाद स्पिरिट स्टोन और चू फल के कारण चिड़ियाघर के सभी 32 बाघ विकसित हो चुके थे। युआनजी और तुवानजेड, यहाँ तक कि दूसरे दर्जे के जानवरों के राजाओं की श्रेणी में भी मजबूती से कदम रख चुके थे। बानदात, खबरें देखो।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हैं। वे खुलेआम ये कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि हमारे दाशिया देश में कोई शक्तिशाली विकसित जानवर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, जो पहले दूसरों के सहारे जीता था, अब पलट कर काट रहा है। सच में एहसान फरामोश है। सुना है कि वह शेर भी उन्हीं की तरफ से भेजा गया था, हमारे बड़े बाघ को दबाने के लिए। जियांग फैंग ने तिरस्कार से एक नजर डाली, मानो कह रहा हो, अगर मैंने तुम लोगों को धूल नहीं चटाई तो मेरा नाम बान दात नहीं। जियांग फैंग ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह उनसे निपटने के लिए सहमत है। बान दात मान गया, हम वहाँ दो चलेंगे। बान दात, इस बार विदेशी ताकतें बहुत जोर शोर से आ रही हैं। वह गोरिल्ला सिर्फ एक मुक्के से पहले दर्जे के विकसित भेड़िए को मार सकता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अब दाशिया के कई गांव और बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। खासकर वह शेर राजा कला, उसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। दाशिया में आबादी ज्यादा है तो मेरे पक्के फैन भी ज्यादा हैं और मेरा भाग्य भी ज्यादा है। जो कोई भी मेरे पक्के फैन को छूने की हिम्मत करेगा, उसका मतलब है कि वह मेरी किस्मत का रास्ता काट रहा है। 2 घंटे बाद जियांग फैंग का समूह मा-2 यूनिवर्सिटी पहुंच गया। बाघ राजा बान दात सच में धांसू है। वह शेर राजा कला से भी ज्यादा खूंखार दिखता है। अरे, बड़े होने से क्या फायदा। वान शी थॉन की नई रैंकिंग अभी अभी अपडेट हुई है। बान दात सिर्फ 12वें नंबर पर है। बस क्या सिर्फ 12वें नंबर पर? तो फिर पहले नंबर पर कौन है? जाहिर है वह अमेरिका का नंबर 1 किंग कॉन्ग है। पहले 3 स्थान पर किंग कॉन्ग ही है। हमारे दाशिया का गोल्डन ईगल किंग चौथे नंबर पर है। वह मोटा बान दात तो पक्का नहीं टिक पाएगा। मुझे तो लगता है कि वह टॉप 1000 में भी नहीं आ पाएगा। अरे, मेरा बान दात तुम्हारे घर का चावल तो नहीं खाता। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? वाह, अमेरिका के श्रीमान दाओ गैसेन कितने हैंडसम हैं। दाओ गैसेन ने लो इनकी और लियू शी को देखा और उसके मन में बुरे ख्याल आए। वो तुरंत उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ा। 2 खूबसूरत देवियों, क्या आप मेरे साथ खाना खाने में दिलचस्पी रखती हैं? वाह, श्रीमान दाओ गैसेन सीनियर इनकी को खाने पर बुला रहे हैं। काश वह मैं होती। माफ कीजिए, हम व्यस्त हैं। मैं अमेरिकन इवॉल्वर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और दूसरे चरण का इवॉल्वर भी हूँ। क्या आप थोड़ी इज्जत दे सकती हैं? माफ कीजिए, हम पहले चलते हैं। मना किए जाने के बाद दाओ गैसेन फिर से लुओ इनकी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे किंग कॉन्ग ने भी जोर से अपनी छाती पिटी और एक दहला देने वाली दहाड़ लगाई, जो साफ तौर पर एक चेतावनी थी। ये बाघ कुछ समझता ही नहीं है। अगर इसने श्रीमान दाओ गैसेन को गुस्सा दिला दिया तो क्या होगा? उनका किंग कॉन्ग एक ही मुक्के में उसकी कमर तोड़ देगा। जियांग फैंग ने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना अगला पंजा जोर से जमीन पर पटका, अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और सीधे लड़कियों और दाओ गैसेन की ओर मुंह किया और अपने लंबे समय से दबे हुए गुस्से को बाहर निकाल दिया। बाघ की यह दहाड़ आसमान में बिजली कड़कने जैसी थी, जिसमें दूसरे चरण के जानवरों के राजा का भयानक दबाव था। अलग झपकते ही उसकी नजर पूरे स्कूल पर पड़ी। हवा जैसे जमसी गई। दाओ गैसेन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह 3 कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि उसके पीछे का किंग कॉन्ग भी कांपने लगा। वे गपशप करने वाली लड़कियां भी डर के मारे बेहोश हो गयी। जियांग फैंग ने अपनी नजरें हटा ली और सिर ऊंचा करके सीना चौड़ा करके वहाँ से चला गया, जैसे कह रहा हो, यह मेरा इलाका है, कोई भी यहाँ गड़बड़ करने की हिम्मत न करे। लुओ वेनची ने जियांग फैंग की तारीफ की कि उसने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ 3 दिन हुए हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी का लेवल पहले से कई गुना बढ़ गया है। ये लोग अभी भी मुकाबले करवा रहे हैं। सैटेलाइट्स ने काम करना बंद कर दिया है। पूरा ब्लू स्टार भी फैलता जा रहा है। सच में हिम्मत है इनकी। चलो तो फिर ये तमाशा ही देख लेता हूँ। लगे हाथ ये भी देख लेता हूँ कि इन इवॉल्व हुए जानवरों में कितना दम है। नीचे घूमने वाले इवॉल्व हुए जानवर तो मामूली ही लग रहे थे, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग के पास टाइगर किंग दाशान को देखा तो मैं खिड़की की चौखट पर चढ़ गया और बोरियत से बेहाल होकर उस पर चिल्लाया, ए दोस्त, मेरे पास आना चाहता है क्या? मैं तुझे दूसरे लेवल तक पहुंचा दूंगा। मौका दिया लेकिन उसे पकड़ना नहीं आया। सच में बेवकूफ बाघ हैं। लाइव स्ट्रीम रूम में एक मोटा एंकर मैच के बारे में बता रहा था। खिलाड़ी एटाम की ताकत कहीं ज्यादा है। उसे तो 1 मिनट के अंदर ही जीत जाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 3 मिनट बीत गए और वो एटाम नाम का लड़का अभी भी टाइम बर्बाद कर रहा था, दिखावे के लिए नाच गा रहा था। नीचे बैठे दर्शक जोर जोर से उसका मजाक उड़ा रहे थे। यह मुकाबला कितना उबाऊ है। इसे देखते देखते मुझे तो बस उबासी आ रही थी। इंसानों की लड़ाई की तकनीक तो ठीक ठाक है, लेकिन ताकत बहुत कम है। कोई भी 10 टन से ज्यादा का नहीं है। आखिरकार मैंने इसके खत्म होने का इंतजार किया। मैं और मेरी मालकिन घर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी 2 बड़े किंग कॉन्ग और 2 घिनौने लोगों ने हमारा रास्ता रोक लिया। डगलस, सैम और एडवर्ड, अमेरिका के 2 पूंजीवादी शिकारी कुत्ते, पूरी तरह से दवाइयों के सहारे जीने वाले निकम्मे। 2 खूबसूरत लेडीज, आज रात फ्री हो क्या? ये मेरा अच्छा दोस्त है आर्थर एडवर्ड। हम फ्री नहीं हैं। खूबसूरत लेडी, तुम क्या करने वाली हो? मैं और डगलस सैम तुम दोनों की मदद कर सकते हैं। तभी पास में खड़ा ग्रेट जिया का एक नौजवान यह और नहीं देख सका और आगे बढ़कर ठंडे स्वर में चिल्लाया, ओए, तुम दोनों क्या करना चाहते हो? मैं तो बस इस खूबसूरत लेडी को डिनर पर बुला रहा हूँ। उसने साफ साफ मना कर दिया है। तुम अभी तक दफा नहीं हुए? तमीज से बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये हमारा ग्रेट जिया है। लिन शांत, सावधान, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम दोनों हद पार कर रहे हो। ये ग्रेट जिया है, तुम्हारा अमेरिका नहीं। हाँ हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तुम लोग जा सकते हो। जियांग फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली।
बस एक ही पंजे से उस कुत्ते का सिर कुचल देना चाहता था, लेकिन अभी उसे मारने से आसानी से जंग छिड़ सकती थी, इसलिए सब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लुआओ आंकी ने मेरा कान खींचा, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। जियान फैंग कुछ बार बुर्राया, मतलब वो उनसे तुरंत निपटना चाहता था। अफसोस, बाघ की भाषा कोई नहीं समझता। अगले दिन असली मुकाबला था। अमेरिका के डगलस सैम का सामना रूस के आंद्रेई से हुआ। दोनों में से किसी ने भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। हर एक भूसा सीधा जिस्म पर पड़ रहा था। सीमेंट का फर्श टूटकर बिखर गया, टुकड़े हर तरफ उड़ रहे थे। इस ताकत के एहसास ने आखिरकार जियान फैंग को अपनी पलकें थोड़ी उठाकर देखने पर मजबूर कर दिया। बुरा नहीं है, फिर भी डगलस सैम हार मानने को तैयार नहीं था। मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। डगलस सैम सच में एक डरपोक निकला, तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसके तुरंत बाद ग्रेट जिया के सू वेई का मुकाबला इंग्लैंड के युद्ध देवता आर्थ से हुआ। हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगोगे। सू वेई ने ज्यादा बात नहीं की। ड्रैगन जैसे अपने लंबे भाले के साथ वह तुरंत लड़ने के लिए आगे बढ़ा। खाना नहीं खाया क्या, पीली चमड़ी वाले? बहुत बकवास करते हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरीना में सू वेई की सांसें अचानक भारी और तेज हो गईं, और उसका चेहरा भी साफ तौर पर गुलाबी हो गया। बानदात, तुम ये क्या कर रहे हो? बेवकूफ मालकिन, मैं तुम्हें क्यों बताऊं भला? जियान फैंग घमंड से गुर्राया और फिर मुड़कर बाहर चला गया। वो लिली नाम की औरत अभी भी इंटरनेट पर पागलों की तरह नफरत फैला रही थी। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि टैटू वाला आदमी कली बालों वाले को नहीं हरा सकता, और फिर कहा कि बानदात तो बस एक सुअर है, इतना मोटा होना किस काम का। जियान फैंग बिस्तर पर पेट के बल लेटा अपनी मालकिन की मालिश का मजा ले रहा था। इस तरह की बदबूदार चींटी से उलझने में उसे आलस आ रहा था। इंसानों का मुकाबला खत्म हुआ, अब बारी थी विकसित जानवरों की। ग्रेट जिया के टाइगर किंग दाशान का मुकाबला अमेरिका के किंग कॉन्ग नंबर 5 से था। वो टाइगर किंग दाशान भले ही एक बड़ा बेवकूफ था, भले ही वह मेरा छोटा भाई बनने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह दाशिया का बाघ है। अरीना में दाशान बहुत सधे हुए तरीके से हमला कर रहा था। उसने सीधे किंग कॉन्ग नंबर 5 को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे दुश्मन की छाती पर हड्डी तक दिखने वाला एक गहरा घाव हो गया। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वह खून बहने वाला गोरिल्ला निश्चित रूप से हार जाएगा। किंग कॉन्ग नंबर 3 ने अचानक उस बाघ को दबाने के लिए अपनी आभा छोड़ी। किंग कॉन्ग नंबर 3 ने एक भयानक आभा छोड़ी, जिससे बाघों के राजा दाशान की हरकतें रुक गयी। उसका शरीर अचानक अकड़ गया। उस एक पल की हिचकिचाहट में किंग कॉन्ग नंबर 5 बुरी तरह हंसा और झपटने के लिए तैयार हो गया। जियान फैंग ने अरीना में कुछ गड़बड़ महसूस की। सामने वाला चीटिंग कर रहा था। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी से एक भयानक जानलेवा आभा जो सिर्फ बीस्ट किंग के पास होती है, सुनामी की तरह फट पड़ी और सीधे उस किंग कॉन्ग नंबर 5 को घेर लिया। उस किंग कॉन्ग की आंखों में बेकाबू डर भर गया। उसने महसूस किया कि यह फूड चेन के शिखर से आने वाला एक जबरदस्त दबाव था। बाघों के राजा दाशान को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति ने मौके का फायदा उठाया। इस पंजे गले के आर पार हो गए और ताजा खून बह निकला। किंग कॉन्ग नंबर 5 अपना गला पकड़कर नीचे गिर गया। अमेरिकी लोगों के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। वह एक छोटे पहाड़ की तरह सीधे बाघों के राजा दाशान पर झपटा। मेरे साथी को छूने की हिम्मत की, मरना चाहता है। गुस्से में जियान फैंग तुरंत अरीना में कूद गया और उसके पंजों ने जमीन को कसकर जकड़ लिया। एक पल में उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कस गईं। उसकी विस्फोटक गति ने हवा में सनसनाहट पैदा कर दी। किंग कॉन्ग नंबर 3 ने खतरा महसूस किया और जवाबी हमले के लिए पागलों की तरह अपनी छाती पीटने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पंजों ने हवा को चीर दिया और ताजा खून हवा में फैल गया। उसे सांस लेने का एक मौका भी नहीं मिला और घटनास्थल पर तुरंत तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी जियान फैंग के काम का समर्थन कर रहे थे। साथ ही पास पड़े किंग कॉन्ग नंबर 5 को भी खत्म करने के बाद जियान फैंग ने मरते हुए बाघों के राजा दाशान को धीरे से उठाया। सबकी हैरान आंखों के सामने जियान फैंग दाशान को लेकर अरीना के किनारे अंधेरे में गायब हो गया। घने जंगल में दाशान की सांसें कमजोर होती जा रही थी। जियान फैंग ने घबराकर सिस्टम पैनल की जांच की। अंदर जाते ही उसने 100 बार स्पिन किया, जिससे उसे 1.5 किलो मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और हड्डी जोड़ने वाली 2 गोलियां मिली। जियान फैंग ने तुरंत सुगंधित दवा वाली हड्डी जोड़ने वाली गोली दाशान के मुंह में डाल दी। फिर वह चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि दाशान के शरीर की हड्डियां धीरे धीरे जुड़ने लगी हैं। तब जाकर मैंने सच में राहत की सांस ली। उसके तुरंत बाद नदी के नीचे से 2 युवतियां लुआवान की और लियू शी भी दौड़कर आई। बांदा, दाशान कैसा है? मैंने इशारा किया कि वह ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। एक दिन बाद दाशान बमुश्किल चल फिर पा रहा था। जियान फैंग ने संतोष से अपने इस नए छोटे भाई को थपथपाया। मेरे साथ चलो, जब तुम्हारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें दूसरे चरण का विकसित जानवर बना दूंगा। दाशान ने आज्ञाकारी रूप से सिर झुकाया, अपनी सहमति व्यक्त करते हुए। इस तरह जब जियान फैंग 3 विशाल बाघों को लेकर अरीना में वापस आया तो उसने पाया कि वह जगह खाली हो चुकी थी। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि शेनियन साम्राज्य, जापान और वो घमंडी टीमें भी गायब हो गयी। खिलाड़ियों को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, इसलिए वे कल रात ही चले गए। और इस तरह एक स्टाफ मेंबर ने जल्दी से घोषणा पड़ी और तुरंत भाग गया। पूरे स्टेडियम में हलचल मच गई। छोड़ो भी, इन बचे हुए छोटे मोटे लोगों पर मैं हाथ भी नहीं आजमाना चाहता। बानदात, मैंने कभी नहीं सोचा था
कि कल तुम्हारे किंग कांग नंबर 3 को मारने से ही वो साम्राज्य वाले डरकर भाग जाएंगे। जरा देखो, इंटरनेट पर हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। क्या अब हम घर जा सकते हैं? हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम बेचैन हो रहे हो। जैसे ही हम जाने की तैयारी कर रहे थे, काले कपड़ों में एक आदमी ने हमारा रास्ता रोक लिया। नमस्ते मिस लुओ, मैं विशेष मामला विभाग से जियाओ सोन हूँ। टीम लीडर वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। शेर राजा काला ने अपने शेरों के झुंड के साथ एक पूरे शहर का नरसंहार किया है। क्या? शेर राजा काला ने अपने शेरों के झुंड के साथ एक पूरे शहर का नरसंहार किया है। वो घटिया शेर। उसके बाद हम जियांग फैंग जियाओ सोन के पीछे पीछे कैंप तक गए। वीडियो में धरती पर नरक जैसा नजारा था। सुनहरे भूरे बालों वाले 1 दर्जन से ज्यादा नरशेर राक्षसों की तरह भीड़ में घुस गए और पागलों की तरह काटने लगे, और उनके पीछे दर्जनों शेरनियां इंसानी लाशें खा रही थी। शेर राजा काला सड़क के बीच में शान से खड़ा था। उसकी अकेली आंख से एक ठंडी चमक निकल रही थी, जैसे कि वो मांस का एक अटल पहाड़ हो। वो और भी चालाक हो गया है। उसने तो शेरों के झुंड का व्यवहार भी बदल दिया है। नर शेर मारने के लिए जिम्मेदार हैं और शेरनियां लाशें खाने के लिए। वो बहुत धूर्त है। वो सिर्फ रात में ही हमला करता है और इंसानी हथियारों को बहुत अच्छी तरह समझता है। हमारे इवॉल्वर्स ने उसे घेर कर खत्म करने की कोशिश की थी। नतीजा ये हुआ कि वे सब मारे गए। जियाओ लियो, इस बार मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है ताकि तुम दोनों बाघ राजा बानदात को उसे मारने के लिए ले जा सको। लुओ इनकी तुरंत मान गई। बानदात, उस शेर राजा काला ने फिर से इंसानों को खाया है। मैं तुम्हें उसे मारने के लिए ले जाऊंगी। मेरे भविष्य के कट्टर फैंस को मारने की हिम्मत की, इसका मतलब है कि तू मेरी किस्मत ही छीन रहा है। इस शेर को तो मरना ही होगा, लेकिन पहले चिंगशान चिड़ियाघर वापस जाना होगा। मैंने धीरे से दहाड़कर अपना फैसला सुनाया। मुझे वापस जाना होगा और अपने सभी छोटे भाइयों को भी हथियारों से लैस करना होगा। वापसी के रास्ते में मोटरहोम पर खिड़की के बाहर का नजारा तेजी से पीछे जा रहा था। सिर्फ कुछ ही दिनों में सड़क के किनारे जंगली घास 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो गई थी। जंगल की गहराई से कभी कभी रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ें गूंजती थी। धरती का कायापलट तेजी से हो रहा था। जियांग फैंग के दिल में खतरे का एहसास फैल गया। जियांग फैंग ने मुड़कर दाशान को देखा। उसने चुपचाप 3 जू फल दाशान के मुंह में डाल दिए। जब हम लड़ने जा रहे हैं तो मेरे छोटे भाई बहुत कमजोर नहीं हो सकते। न जाने कितनी देर बाद एक लंबी और तेज दहाड़ ने जियांग फैंग को जगा दिया। गाड़ी रुक गई थी। तुवानसी और दाशान एक गड्ढे के चारों ओर जमा थे। जियांग फैंग आराम से गाड़ी से नीचे उतरा। हवा में तेज बदबू फैली हुई थी। गड्ढे के नीचे 30 से ज्यादा विशाल सांप के अंडे पड़े थे। अंडों के छिलकों के चारों ओर ज़ेड पेंडेंट और सोने की चेन बिखरी पड़ी थी, जो अभी तक पूरी तरह से पची नहीं थी। जियांग फैंग ने नफरत से डुआनसी और डेशान को जल्दी से सब कुछ साफ करने का इशारा किया। उन दोनों पेटुओं ने जरा भी संकोच नहीं किया और कटकट की आवाज के साथ विकसित जानवर के सारे सांप के अंडे निगल लिए। बांडा, इन अंडों से कोई समस्या तो नहीं होगी? क्या होगा अगर उनकी माँ हमें ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो? आ जाए तो और भी अच्छा है। जियांग फैंग ने इशारा किया कि उसे आने दो ताकि उसे ढूंढने की मेहनत बच जाए। इसके बाद काफिला आगे बढ़ गया। आधे घंटे बाद जियांग फैंग ने कुछ अजीब देखा और तुरंत गाड़ी से कूदकर उसका पीछा करने लगा। जब लुओ आन की घबराकर डेशान से पूछ ही रही थी, तभी जियांग फैंग जंगल से अपना शिकार घसीटते हुए बाहर निकला। वो एक विशाल अजगर था जो पानी के बैरल से भी बड़ा था। उसकी खोपड़ी जियांग फैंग ने पूरी तरह से कुचल दी थी। लुओ आन की हैरानी से उसे देखती रही और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जियांग फैंग ने इस भोजन के स्रोत को गाड़ी पर फेंक दिया। आज रात बाघों के बाड़े में उसके साथियों की दावत होगी। चिंगशान वाइल्ड एनिमल पार्क वापस पहुंचकर जियांग फैंग अजगर की लाश को सीधे बाघों के बाड़े में ले गया। 30 से ज्यादा बाघ तुरंत उत्साह से उसे घेरने के लिए आ गए। जियांग फैंग ने अजगर की लाश उनकी तरफ फेंक दी। शिकार के लिए झपटते हुए खूंखार बाघों को देखकर उसका मन बहुत खुश हो गया, लेकिन वह जानता था कि बस इतना सा मांस उन्हें ताकतवर बनाने के लिए काफी नहीं था। जियांग फैंग उस बड़ी हरी चट्टान के पास गया जिसके बगल में वह 1 साल से ज्यादा समय से सोया था। इस चट्टान के नीचे एक राज दफन था, लेकिन पहले उसके पास इसे उठाने की ताकत नहीं थी। जियांग फैंग ने धीरे से एक दहाड़ लगाई। अपने दोनों पंजों से चट्टान की दरार को कसकर पकड़ लिया और उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभर आई। सबकी बेहद डरी हुई नजरों के सामने 10 टन वजनी इस विशाल चट्टान को जियांग फैंग ने जबरदस्ती जमीन से उखाड़ फेंका। पत्थर के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और एक पल में घनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने कोहरे की तरह पूरे बाघों के बाड़े को ढक लिया। जियांग फैंग टूटे हुए पत्थरों के ढेर पर लेट गया और अपनी ही जाति के जानवरों को लालच से उस ऊर्जा को सांस में लेते हुए देखने लगा। उसकी आंखें सुकून से मिंच गईं। एक बार तुम लोग ताकतवर हो जाओ, फिर हम उस शेर का शिकार करने जाएंगे।